सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो ईद गुजर चुकी है, लेकिन आई होप आप लोगों ने कुर्बानी कर ली होगी। लेकिन बकरा ईद अपने अंदर बड़ी दिलचस्प होती है जनाब। कुर्बानी से ज़्यादा उसके बाद जो फिर अब डिशेज़ बन रही होती हैं, दावतें हो रही होती हैं, खा पे हो रहे होते हैं, वो तवज्जो का मरकज़ बन रहे होते हैं। और यकीन जानिए एक ऐसे मौके पर जब ये दावतें हो रही होती हैं ना, तो गेस्ट को अपने पास बुलाना, बिठा के बात करना, ये उससे ज़्यादा मरहला मुश्किल होता है। लेकिन आई एम ऑनर्ड कि जनाब आमिर ज़िया साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ईद के दिन में, और ज़ीशान मर्चेंट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ईद के दिन आपने हमारे लिए जनाब बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो इस तशवीश में था कि आपने बुला लिया तो चूरन भी लेकर आऊँ आपके लिए, ना लेकर आऊँ तो मैं नहीं लेकर आया, क्योंकि लोग अमूमन हम बिस्यार खोरी मैं तो सर खाली पेट आया हूँ। खाली पेट आए, ये आपने जिहाद किया। अब यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है मतलब आपने वजन ज्यादा है। चलें खैर। तो सर कुर्बानी कैसी रही सर? कुछ लोगों ने कुर्बानी की, कुछ कुर्बान हुए, कुछ होने बाकी। हाँ, कुछ मजीद होंगे लोग कुर्बान, तो चल रहा है। मतलब आमिर भाई के साथ गुफ्तगू करने का मजा ये आता है कि आप इशारों के नाम में वो बातें कह जाते हैं जो समझदारों को समझ आ जाती हैं। नहीं, मैं ना समझ आदमी तो जनाब। नहीं। ज़ीशान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम ईद मुबारक सर आपको। वैसे तो ईद कैसी रही सर? आपके व्यूअर्स को सबको ईद मुबारक हो। भाई देखिए, ईद का दिन क्या होता है, हम लोगों के लिए होता है कि हमें छुट्टी मिलती है, हम सो के गुजार देते हैं जब तक हमारे घर में आगे लोग हमें उठाते नहीं है कि आओ मेहमान आने वाले। हमारे लिए ये होता है, हाँ अब बच्चे कुर्बानी करते हैं, हम थोड़ा सो के गुजारते हैं। लेकिन होता ये है कि वैसे आमिर भाई की बात से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ कुर्बानियाँ हो गई हैं, कुछ लोग कुर्बान होने वाले हैं, होने बाकी हैं अभी तो देखिए ना, वो हर 1, 2, 3 हर रोज कोई ना कोई चीज कुर्बान हो रही होती है। अभी तो मुझे आवाम लग रही है जो 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगा दिए, वो नहीं, आवाम नहीं, आप बोले टैक्स पेयर, आवाम टैक्स पे करते हैं वही लोग। ये दिलचस्प बात है, टैक्स पेयर वही लोग हैं, क्योंकि मैं जो कायदे के साथ टैक्स देते हैं उनको मजीद हलाल इस सिस्टम में मौजूद हैं, और जो इस सिस्टम में चाहे फोर्सफुली, जैसे जो मैं तनख्वाहदार लोगों को कहता हूँ, वो ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास बस नहीं है चोरी करने का और उनकी तनख्वाह में से टैक्स कट के मिलता है। और अब आपको शायद खुशखबरी मिली चुकी होगी कि 2.5% आपके टैक्स बढ़ने की बात हो रही है, जिसकी तनख्वाह यानी FBR के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप अपना खून मजीद दिया करेंगे। वो कहते हैं ना कि टैक्स पेयर की मिसाल वो है कि जैसे गन्ना होता है, जब उसका जूस निकालते हैं मशीन में, पहली दफ़ा डालते हैं तो बड़ा जूस निकलता है, फिर दोबारा उस गन्ने को बंद करते हैं, फिर दोबारा डालते हैं, फिर मजीद जूस निकलता है, फिर एक वक्त आता है कि जूस निकलना बंद हो जाता है, मक्खियों के सामने डाल देते हैं। अब नहीं, वो तो देखे ना, उसका वो बाय प्रोडक्ट है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो अब आप समझें कि आप जो टैक्स पेयर हैं वो पाकिस्तान के लिए गन्ना है और वो उसको निचोड़े चले जाते हैं। ये इतनी सीरियस गुफ्तगू, और यकीन जानिए ये टैक्स पेयर लोगों के ऊपर ना मतलब छुरी बन के चल रही होगी, जिस तरह से कुर्बानी के जानवरों पर चली है। और हम इतना इसको एंजॉय करके कर रहे हैं, क्योंकि क्या करें अब, ये कर नहीं सकते, और कुछ इसके अलावा नहीं तो सकते हैं ना, अब और कुछ नहीं कर सकते, देखें ना, वरना बीपी के मरीज हो जाएंगे। देखिए, हम पता नहीं, आप रास्ते पे जाते हुए जब लोगों को देखें तो अगर आप हल्का सा कोई सिग्नल या इशारे पे से कोई आपको क्रॉस कर जाए, आप उसको हल्का सा बोलते हैं ना, तो सामने से गाली देने के लिए आता है। तो बेहतर यही कि उसके सामने मुस्कुरा दें, वो भी मुस्कुराएगा, उसको शायद एहसास हो जाए, वो चल दे। तो जब आपके सामने कोई ऑप्शन ना हो तो मुस्कुरा दीजिए जनाब। ये वैसे भी ईद का मौका है, इसके अलावा कोई हमारे पास चारा है भी नहीं ना, मुस्कुरा के आगे चले। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कुछ दिन पहले, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जी जी, सो मुस्कुराते रहिए जनाब। वो कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, तो कुछ आसान हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जो टैक्स पेयर्स की बात आप कर रहे हैं, बड़ी अहम बात है, मतलब संजीदा बात है। जी बिल्कुल सर, मतलब ये एक्सपर्ट तो ये है, लेकिन मैंने कहा मैं सवाल भी कर दूं कि हमारे जो ऑलरेडी हमारे इस मरतबा जो जुल्म किया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा, उसी को इन्होंने, जो ऑलरेडी सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, उसी पे उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। रीजन में अगर 25% एवरेज है हमारा टैक्सेशन का ना, जो कॉर्पोरेट टैक्स पे होता है, हमारा सुपर टैक्स की इम्पोजिशन के बाद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अराउंड 39% हो गया। जी बिल्कुल सही, जो बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप पैगाम ये दे रहे हैं कि आप अंडर द रेडार रहें, कंपनीज को छोटा रखें, ठीक है ना, और अगर हो सके अल्लाह मियां तौफीक दे तो बाहर चले जाएं,
जिस तरह बहुत सारे हमारे और प्रोफेशनल जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप या तो कहते हैं ना कंपनी को इतना बड़ा ना होने दें कि वो कॉर्पोरेट जाइंट लगे, आप किसी और के नाम पे कंपनी खोल लें, छोटे छोटे उसके सेक्टर्स वो बना लें, कंपनीज बना लें ना, तो आप ये पैगाम दे रहे हैं। फिर आप ये दे रहे हैं कि FDI की जो भी बड़ी एक इनिशिएटिव लिया है उसमें पाक फौज भी इन्वॉल्व है कि जनाब हमारे यहाँ मजीद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। तो ये जो आप इस तरह की टैक्सेशन करते हैं कॉन्ट्ररी टू दैट इंटरेस्ट है कि आप लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि एक बार आके बच्चू फंस जाए आप हमारे आपने मेरे बू की बात उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आओ ही नहीं, क्योंकि हम 39% टैक्स लगा देंगे, दुनिया में आओ ही नहीं, हमारे पास ना आओ। अरे डॉक्टर साहब चाटा मार देते हैं, गुस्से में भी है ना, उनसे सवाल पे चाटा मारते हैं, और अगर आप ईदी नहीं देंगे तो पता नहीं। लेकिन ये एटीट्यूड क्या है? लेकिन बकरा ईद पे ईदी दी जाती है क्या? हम तो मीठी ईद पे देने के कायल थे, हमसे बच्चे तो बकरा ईद पे जब हम बच्चे, आप पाकिस्तान में रहेंगे ना, आपको हर ईद पे देनी पड़ेगी। जब हम बच्चे थे हम तो बकरा ईद पे भी वसूल करते थे। हाँ, लेकिन उससे 10 रुपए मिला करते थे, बच्चों को मना कर देते, उससे 10 रुपए मिला करते थे। आपकी इन नाइंसाफियों की वजह से देखिए हमें क्या करना पड़ा। लेकिन एक मर्चेंट साहब ये बताइए ना सर, ये मतलब हम प्रोमोट क्या कर रहे हैं? फिर एक चीज होती है ना कि आप प्रोमोट कर रहे होते हैं किसी चीज को कि हम टैक्स पेयर बने या टैक्स पेयर ना बने। मतलब अगर आप टैक्स पेयर बनेंगे, 2 लाख किसी की तनख्वाह है, उस पर इजाफी टैक्स डाल दिया। जवाब वो देना है जो आप अभी हमें प्रोग्राम से पहले कह रहे थे। देखिए भाई, मैं तो आपने मुझे वहां पे लाके छेड़ा है कि जहां पे फिर मैं अब मजबूर हूँ वो हकीकत बताने के लिए कि जी आज अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि मुझे भी नॉन फाइलर कोई बना दे तो मैं बहुत खुशी से नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझ पे लाख रुपए पे 600 रुपये आप लोग टैक्स लेंगे, मैं खुशी से दूंगा। मेरी अगर प्रॉफिट पे जो बैंक में मुझे अगर मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई है, तो 15 की जगह 30% ले लेंगे, मैं खुशी से वो भी दे दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट अगर 50 लाख रुपए से बढ़ जाए तो वो 35% है, लेकिन मुझ पे 30% लगेगा, मैं खुशी से दे दूंगा। मेरे डिविडेंड पे अगर जो है वो 15 की जगह 30% लग जाए, मैं वो भी खुशी से दे दूंगा, क्योंकि मेरा ऑडिट नहीं होगा, मुझ पे पेनल्टियां नहीं लगेंगी, मुझ पे डिफॉल्ट सरचार्ज नहीं लगेगा, मुझ पे सुपर टैक्स नहीं लगेगा, मुझ पे जो है कोई मजीद इनकम टैक्स नहीं लगेगा, मैं जो भी कमाता रहूँगा कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा मुझ पे जो डीम्ड रेंटल इनकम, जो मेरे पास अगर प्रॉपर्टी है जो मैंने कभी किराए पे भी ना दी हो, उस पे किराए पे जो अब टैक्स लगा है पिछले साल वो भी नहीं लगेगा। मेरे फॉरेन असासों पे मुझे CVT भी नहीं देना पड़ेगा। तो भाई मैं नॉन फाइलर ही अच्छा कैसे बनेंगे नॉन फाइलर? भाई मैं रिटर्न फाइल करना, आप जो एडवोकेट कर रहे हैं, मैं रिटर्न फाइल करना बंद कर दूं, FBR पकड़ेगा ही नहीं, आपको नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। आज तक कौन सा पकड़ा? डॉक्टर साहब क्या करेंगे इसके बाद? भाई किसी को डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब क्या करेंगे? वो डर का खौफ तो है ना। देखिए खौफ तो खुदा का होना चाहिए। फिर नहीं वहां चाटा मारते भाई उनको खैर फिर बात बढ़ जाएगी आगे, लेकिन ये है कि खौफ नहीं होना चाहिए। FBR नहीं पकड़ेगा आपको, क्योंकि वो नोटिस देता रहेगा आपको। आप जब बहुत पकड़ में आने लगे तो माफी के हाथ जोड़ के माफी मांगिए और रिटर्न भर दीजिएगा, सब सही हो जाएगा। ये क्या सवाल कह रहे थे कि बात पहुंचेगी। मैं मुझे एक मिसरा याद आया कि जिक्र छेड़ा जो क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक, तो वो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की जवानी तक बात जाएगी। फिर यकीनन डॉक्टर साहब का मैंने इंटरव्यू किया था उस वक्त जब वो बरतानिया के अंदर थे और वो थे, और मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैंने उनसे, खैर वो एक सवाल पे गुस्सा हो गया, मैंने उनसे पूछा पाकिस्तान कब आएंगे? उन्होंने कहा यार ये छोड़े। मैंने कहा सर आएंगे तो डॉलर कितने पे लेकर आएंगे? उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में बोला मैं 170-180 पे लेकर आऊँगा। मैं तब से उनका इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे शो पे आके सिर्फ ये बोलते हैं 270 पे ले आए। मैं 170 की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान आ गए वो यार मेरे ख्याल से मैं आपसे एक और अच्छी बात शेयर करनी, एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। हालिया पिछले साल के शुरू में फरवरी में पेट्रोल फी बैरल जो था वो $118 फी बैरल, 90 बैरल है, अब $68 फी बैरल, 68 वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस गिर रही है ना। देखिए ना, सुपर साइकिल खत्म हो गया, प्राइसेस नीचे आ गई। अब कितना है? एक $68 फी बैरल, आप 70 पकड़ लीजिए। उस वक्त डॉलर जो था वो 170 रुपए था, आज 285-86 रुपए 87 रुपए। अगर आप उसको कंपेयर कर लें सिर्फ और कुछ ना करें, अभी हम बैरल में क्या होता है पर डॉलर क्या होता है उसको ना करें, PDL भी उसमें 60 रुपए जोड़ दें, 10 रुपए इजाफे के साथ, 10 रुपए इजाफे के साथ, फिर भी कीमत उससे काफी कम होनी चाहिए जो आज हम दे रहे हैं।
मैंने तो एक छोटा सा एक इक्वेशन बनाई थी, उस इक्वेशन के हिसाब से कोई 250 तो आप डॉक्टर साहब को समझाते ही नहीं जाके? नहीं जी, ऐसी मैंने बातें आपके पास ख्यालात हैं, नॉन फाइलर बनने के, तेल की कीमत कम करने के, मतलब ना आप तो पार्किंग वाला अपनी तमाम सलाहियतों के बावजूद मैं समझता हूँ कि मुल्क इस्तेफादा नहीं कर रहा। आपकी भी एक वीडियो आएगी ज़ीशान साहब के साथ क्या किया। देखिए मेरा हल्फिया बयान अगर कोई पहले से रिकॉर्ड करना है तो मैं यही रिकॉर्ड करवा के चला जाता हूँ। ज़ीशान साहब के सवालात और गारंटी मैं सलमान को रिकॉर्ड कराता हूँ कि भाई मैं उस किसी पार्टी में नहीं। अरे ठीक है जी, मेरा काम है, पार्टी में भी नहीं, मैं किसी भी न्यूट्रल है आप। मैं ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया मेरे साथ। सिंपल सा सवाल किया है मैं आई एम एपॉलिटिकल एंड आई एम फॉर पाकिस्तान, व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर पाकिस्तान आई एम स्पॉट ऑन। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट करे, कोई एसोसिएशन करे, कोई इदारा करे, सबसे बड़ा इदारा करे, आई एम विद देम। बिकॉज देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इफ पाकिस्तान succeeds, I succeed. If Pakistan moves on, I move on. If Pakistan prosper, I prosper. इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इस वक्त पोजीशन ये है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इस वक्त पोजीशन ये है कि सारे कारोबार बंद हो रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी बंद हो रही है। इस वक्त पोजीशन ये है कि जो आपकी ट्रेडिंग बिजनेस है उसको सीवियर हिट पड़ा हुआ है। इस वक्त पोजीशन ये है कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री बैठती चली जा रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो गई है। तो सवाल ये है कि अगर आज पाकिस्तान को वापस चलाना है तो क्या ऐसी चीज़ है कि जो हो सकती है, जो इस वक्त गवर्नमेंट को सबसे पहले करनी चाहिए। हमें गवर्नमेंट ने ये बताया जब 21% इंटरेस्ट रेट किया कि ये गवर्नमेंट बहुत हीटअप हो गई है, जो इकॉनमी है बहुत हीटअप हो गई है। अब तो इकॉनमी बिल्कुल मर गई है भाई, थोड़ा सा चला दें। सर 21% आपका इंटरेस्ट रेट होगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे लिए तो सबसे अच्छा है ना, मैं कारोबार बंद करूं, पैसा बैंक में डालूं और ना मुझे एम्प्लॉइज की तनख्वाह देनी है, ना मुझे जो है EOBI देना है, ना मुझे सोशल सिक्योरिटी देना है। अगर आप डाल भी दें तो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो इरोड तो होगी ना आपकी रुपये की जो वैल्यू है। पैसा तो वैसे ही 80% गिर गया ना जनाब। जो आज से पहले जो मेरा पैसा ₹1,00,000 की शॉपिंग जब अगर मैं करता था, आज वही पैसा जो है उतना पैसे में मुझे 50,000 की वर्थ की शॉपिंग मिलती है या 50,000 की वर्थ की चीजें मिलती, तो मेरी करेंसी तो डिप्रिशिएट कर। सर गाड़ियों को देखना ना, 30 लाख की गाड़ी, 80 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी मिल रही है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अगर कोई एसेट्स थे, आज उसकी वैल्यू 40% गिर गई, क्योंकि एक तो तरफ पाकिस्तानी रुपया गिर गया, दूसरी तरफ जो है उसकी इकोनॉमिकली जो वैल्यू है वो नीचे आ गई, मुझे डबल हिट पड़ी। मेरे पास अगर कोई बैंक में पैसा था, आज वो 40% डेप्रीशिएट हो चुका है, तो मेरा पैसा तो गिर गया, ऊपर से डॉलर बढ़ गया। अब मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, मेरे बेटी ने मुझसे सवाल किया कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो जिस वक्त उसकी जो कॉस्ट थी, जो जिस वक्त ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है 225 रुपए का था, आज वो 350 रुपए का। तो मैंने तो बेटी से कहा, बेटा मैं तो तुम्हें अब नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अब वो पढ़ाई तुम्हारी कुव्वत से बाहर निकल गई। या तो ये है कि हम सब बेच बाज दें, तुम बेटा चले जाओ पढ़ने बाहर, लेकिन क्वेश्चन ये है हम अपनी जनरेशन्स के लिए क्या करने जा रहे हैं। खुदारा बजट में हम 7,303 अरब सूद देंगे। हम यहाँ आगे सबसे बड़ी बोरोवर इस वक्त आपकी गवर्नमेंट है कमर्शियल बैंक से, तो ये 21% तो है, उसी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो हमें ये क्यों बुनियादी चीज समझ में नहीं आ रही। फॉरवर्ड, क्योंकि अगर इनको अपना डेट का वो लाइबिलिटी कम करनी है तो इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जितना आप बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जी हम मोर देन 7,000 ट्रिलियन उनको दे रहे हैं, तो कम हो जाएगा। जी अच्छा सर, हारून रशीद साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। ये माशिया तो बात करते रहेंगे, थोड़ा पॉलिटिकली बात कर लें। हारून साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। अच्छा ये बताइए सर, अभी डिस्कशन चल रही थी मजाक में, क्योंकि ईद का शो है, लाइटर मूड पे हम लोग कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, कुर्बानी तो आवाम देती आ रही है, कुर्बानी हो तो गई है, आगे भी मजीद कुर्बानियां देनी है हमने? अरे भाई, आप ये इस एक एब्स्ट्रैक्ट सवाल का मैं क्या जवाब दूं? भाई वो कुर्बानी वो और है, वो तो कुर्बानी थोड़ी है। अवाम कुर्बानियां तो नहीं दे रहे, अवाम को ज़बह किया जा रहा है, तो ये तो दूसरी कुर्बानी है ना। ये जबरी कुर्बानी, ये तो आप पे पाबंदी ही नहीं है, ये तो उस आदमी पे है कि जो दे सकता हो कुर्बानी। अच्छा, और ये वाली जो अवाम दे रही है, ये जबरी कुर्बानी है? कुर्बानी नहीं है, वो तो जबर और जुल्म और सितम है। जब से कायनात बनी है, वो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज से जुनैद बगदाद ने कहा था कि जब ये कारोबार दुनिया है, यानी जो कुछ तुम कह रहे हो
वो तो बड़े उस्ताद थे, तो उन्होंने पहला आदमी जिसने बैत ली। ये तो कारोबार दुनिया है, अज़ल से ऐसा ही होता है और अब तक कैसे ही होता रहेगा। वो फ़र्क ये है कि कहीं जो है जबर बढ़ जाता है हुकूमतों का और इक़्तिदार का, और कहीं कौमें उठ खड़ी होती हैं। यही यूरोप था, यही बरतानिया था जिस पे वाइकिंग्स ने रूल किया, नॉर्मन्स ने किया, रोमन्स ने किया, इवन फ्रेंच ने किया। यही अमेरिका था जहाँ कत्ले आम हो रहा था 1818 तक, और फिर बल्कि भाई 1859 में जाके कहीं जाके वो ग़ुलामी ख़त्म हुई। यही इंडिया था जिस पे हमेशा बाहर से लोग आके हुकूमत करते थे, ये राजवाड़े होते थे। यही चीन था जो ज़िल्लत की एक पूरी सदी से गुज़रा। वो तो कौमों का इन्हिसार तो निजात का इस पर होता है कि उनमें की तरबियत कितनी। मेरे दोस्त कहा करते थे जिस कौम का लीडर अच्छा हो बस वो कामयाबी से हमकिनार हो जाती। तो हमेशा उनसे अर्ज़ करता था, हुजूर जो अच्छा लीडर होता है वो एक काडर पैदा करता है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4000 आदमियों की तरबियत की थी। इत्तफाक से खालिद बिन वलीद ने भी 400 जनरल्स की ट्रेनिंग की थी। तो वो इस तरह थोड़ी होता है कि भाई कोई शोबदाबाज आया, जरदारी साहब कहते हैं मेरे पास मईशत का प्लान है। आपके पास मईशत का प्लान कहाँ से आ गया? आपके पास शुगर का मिल का प्लान तो हो सकता है। और नवाज शरीफ साहब के पास भी एक नुस्खा है। भाई आपके पास कहाँ से नुस्खा आ गया? आपका मनी लॉन्ड्रिंग का नुस्खा हो सकता है। हाँ जी। और मौलाना फजलुर रहमान के पास भी एक नुस्खा है। भाई आपके पास कहाँ से नुस्खा? उनके पास क्या नुस्खा है सर? मौलाना साहब के पास ये भी बताएं। हारून साहब। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब के पास किस चीज का नुस्खा है? मौलाना फजलुर रहमान के पास मजहबी तअस्सुब एक्सप्लॉइट करने का नुस्खा है। और क्या? अच्छा, यही नुस्खों पर आगे पाकिस्तान चलता रहेगा या आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी? नहीं, वो तो देखे ना, कन्फ्यूशियस और अपना लेके उससे सुकरात से आज तक जितने बड़े फिलोसफर गुजरे हैं, असरे हाजिर तक, बर्ट्रैंड रसल तक चलिए शुमार कर लीजिए, तो वो तो एक चीज़ में तो सभी मुत्तफिक है ना कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, ओनली द चेंज इज़ परमानेंट। इस तरह थोड़ी रहेगा, एक जैली सी हुकूमत बना लेंगे। यानी आपका ख्याल है 70% वोटरों को माइनस करके 30% जो नुमाइंदे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो अव्वल तो उन्हें एक वालिद गिरामी की ज़रूरत होगी जो उन्हें मुत्तफिक करे उम्मीदवारों को, और फिर ये है कि वो आपने जो हुकूमत बनेगी तो यही जो कुछ 14 महीने में यही करेगी ना। भाई आदमी का कैरेक्टर जो है वो किसी वाक़े से तब्दील नहीं हो जाता, बल्कि वो इमाम हसन फरमाते थे कि दौलत और इक़्तिदार आने से आदमी बदलता नहीं है, सिर्फ एक्सपोज होता है, एक्सपोज हो जाता है, सामने आ जाता है। मुझे पता है सवाल करने का सिर्फ आपको है। नहीं सर, मैं एक हारून भाई से एक सवाल कर लूं, क्योंकि मैं समझता हूँ हारून साहब जो हारून रशीद साहब ये अपनी जात में अंजुमन ही नहीं एक इदारा है, और ये जब भी बोलते हैं जो भी ये लिखते हैं तो हम सब लोग सीख रहे होते हैं। हारून साहब ये बताइए मुझे क्या, अगर हम देखें इस मुल्क के मारूजी हालात उसको देखते हुए कोई उम्मीद की किरण है? क्योंकि जितनी लोग इस वक्त मायूसी की बात कर रहे हैं, ईद के दिन भी लोग मायूस हैं, ईद मतलब तो आपको कुछ नजर आता है कि मुल्क में कोई तब्दीली होगी? कहाँ से अच्छी तब्दीली का मुस्बत तब्दीली का अमल जो है उसका आगाज होगा, या अभी हमें इस तूफान से और गुजरना है और अभी कोई मतलब आगे रोशनी की किरण नहीं है? जी नहीं, तब्दीली तो आएगी, और तब्दीली को कौन रोक सकता है? और तब्दीली के रास्ते में कोई, देखिए तब्दीली बंदों ने थोड़ी लानी है, तब्दीली उसने लानी है जिसने ये कायनात बनाई है। तो ये जो शोबदाबाजी हमारे सामने हो रही है, ये शोबदाबाजी से भी ज़्यादा कोई और लफ्ज़ नहीं, मस्खरापन हो रहा है कि भाई 70% वोटर किसी शुमार कतार में नहीं होंगे, और 30% की जो नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं वो एक हुकूमत बना लेंगे और वो मईशत भी ठीक कर लेंगे, और 8,000 रुपये मैक्सिमम ये पैसे जमा कर सकते हैं। 9400 का इन्होंने कहा है, लेकिन 8,000 कर सकते हैं, और 14,000 रुपये चाहिए, और इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो 14,000 की बजाय 16-17,000 चाहिएगा। बाहर से सुंदर पर पाकिस्तानी पैसा भेजेंगे नहीं, सरमायाकारी के लिए फिजा साजगार नहीं है, तो ये क्लैप्स कर जाएगा ना। या तो इलेक्शन ही नहीं होंगे, हो भी गया तो चंद महीने के बाद जो है लोग बेदार इनसे हो जाएंगे, साल 1.5 साल में तो अपना मैक्सिमम ये किसी तरह चला लें, वो भी बहुत मुश्किल मुझे लगता है। तो जिस चीज़ की बुनियाद ही ना हो, एक आप 70 मंजिला इमारत बना रहे हैं और बुनियादें उसकी कमज़ोर हैं,
तो पहली आंधी उसे ले जाएगी। अच्छा, हारून रशीद साहब ये बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। उम्मीद इंसान को होती है और होनी चाहिए। हालात इससे बुरे पहले बहुत हुए, लेकिन इंसान को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मौजूदा जो हालात है, वाकई में क्या ये इसी तरह रहेंगे, इसमें बेहतरी आ सकती है, या इससे ज्यादा बुरे हालात का सामना आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ेगा? जीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद यही सवाल इनके सामने रख के वापस आएंगे। क्या वाकई में हालात इतने बुरे हो चुके हैं और इससे ज्यादा बुरे होंगे? और वाकई में इस वक्त लोगों से अगर आप पूछेंगे ना, लोगों के पास एक चीज थी, वो थी उम्मीद। आने वाले वक्तों में सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये पिछले 14 महीने में भी तो ठीक ठाक बेजार हो गए ना सर। इस तरह के हालात तो माजी में कभी देखे नहीं। क्यों नहीं देखे? 71 में नहीं देखे आपने, 68 में नहीं देखे। ये उसकी पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। और आपने 77 में नहीं देखे, और आपने जनाब 99 में नहीं देखे, और मतलब 2002 में यहाँ नून लीगी सारे भाग गए थे तो बाकी परवेज़ इलाही के हाथ में बात कर ली थी। तो ये अब ये ज़रूर है कि अब ये नहीं हुआ था कि लोगों के कारोबार बंद किए जाएं, ये नहीं हुआ था कि ख़ातीन को परेशान किया जाए, बच्चों को परेशान किया जाए। लेकिन जब राना सनाउल्लाह होंगे और पॉलिसी मेकर्स में, और बाकी भी राना सनाउल्लाह ही हैं अल्लाह के फजल से, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। मगर इससे ज़्यादा हौलनाक चीज़ें हमेशा होती रही हैं तारीख़ में। 100-150 साल तो सब कॉन्टिनेंट में खाना जंगी होती रही है। वो हमारे चूँकि मिजाज में मायूसी बहुत है तो हम समझते हैं बस अब हर चीज़ तबाह होगी, अब कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। ये आप देखेंगे ये मुँह के बल पड़े होंगे 2, 4, 6 महीने में, 8 महीने में, साल में, 1.5 साल में। और मतलब ये है कि बिल्कुल एक नई सिचुएशन होगी, या इलेक्शन कराएंगे या खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लगेगा। मार्शल लॉ तो सूट नहीं करता, इंटरनेशनल हालात ऐसे नहीं हैं। अच्छा, तो नए इलेक्शन कराएंगे, हो जाएंगे सर इलेक्शन? हो सकता है विल ऑफ द पीपल के खिलाफ। देखिए 2 दफ़ा विल ऑफ पीपल पूरी कुव्वत से बरूए कार आई है। एक 47 में जब कायद-ए-आज़म को 75.6% वोट मिले, दूसरी दफ़ा अदालती तहरीक में, जो और भी मौके पे आई है, अदालती तहरीक में जब सर्वे हुए तो पता चला 83% ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स वांट्स द रेस्टोरेशन ऑफ जजेस। जरदारी साहब ने बतेरी मसामत की, असफंदियार उनके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ थे। सिर्फ नून लीग चाहती थी, ये इमरान खान चाहता था, तो वो मीडिया चाहता था। अब तो खैर मीडिया का हाल भी ये है कि भाई इसके लिए क्या कोई मैं ना ही कहूँ। माशाल्लाह कह सकते हैं तालीम। मुझे लग रहा था कुछ सख्त जुमला आएगा, लेकिन हारून साहब ने थोड़ा हल्का हाथ रखा है। अच्छा मर्चेंट साहब, सर ये बताइएगा, ये मौजूदा जो इस वक्त हालात हैं इकोनॉमी के, टैक्स कलेक्शन के, सर सबसे बुनियादी सवाल हमने ये ट्रांसमिशन में भी बात की थी जब बजट आ रहा था कि ये जो हदफ रखा गया है टैक्स वसूलियों का, गालिबन 9.2 ट्रिलियन, ये वसूल नहीं किया जा सकेगा, ये नहीं हो सकेगा। और फिर हमने देखा 215 अरब का एक इजाफी टैक्स लगा दिया गया। ये आने वाले वक्तों में जो आमिर साहब ने गुफ्तगू प्रोग्राम के आगाज़ में जो गुफ्तगू की थी कि अभी जब इंटरनल हुकूमत आएगी वो अलग लगाएगी, फिर जब इसकी हुकूमत आएगी वो फिर एक मिनी बजट पेश करेगी, ऐसा ही होना है। वो आपने सुना है ना कि इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या? होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? असल में मैं जब बजट ये आया तो जब ये 9.2 ट्रिलियन का जब टारगेट रखा गया तो मुझे अजीब, मैं कंफ्यूज था कि ये कैसे होगा। लेकिन अगले ही दिन हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वो सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी। उन्होंने कहा जी 3.5% इकॉनमी ग्रो करेगी, 21% इंटरेस्ट रेट रहेगा, 21-22%, तो ये जी 24.5%, 25.5% बन जाएगा। तो 5.5% की हमें ज़ोर मारनी पड़ेगी, चूँकि 7,200 से हमने 30% टैक्स टारगेट बढ़ाया है, तो 24.5% तो हमने ये इन्फ्लेशन और ग्रोथ से हासिल कर लेना है, 5.5% हम जोर मार लेंगे। तो ये जोर मार के उन्होंने जी पूरा कर देना है टारगेट, और ये हो जाएगा। अगर रियलिस्टिकली इसको देखा जाए तो IMF की एक रिपोर्ट थी गालिबन अप्रैल या मई के महीने में, जिसमें उन्होंने दुनिया की ग्रोथ रेट को इस साल जो आने वाला साल है उसके लिए प्रेडिक्ट किया था, और उन्होंने कहा है कि 2 से 2.5% तकरीबन दुनिया
की ग्रोथ रेट रहेगी जो आने वाला माली साल है। तो मुझे एक समझ में नहीं आता कि हम 3.5% कैसे ग्रो करेंगे दुनिया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में करेंगे, जिस तरह से आपकी लाइव स्टॉक ने 3.5% से ज्यादा ग्रो किया, सैलाब के बावजूद ग्रो फिर किया। वही टचिंग पॉइंट और पे उसके बाद यानी कि जब कहा जा रहा था कि लाखों जानवर मर गए, और उसके बाद आपने कहा जी जब भी आप 0.29% लेकर आए ग्रो, तो डार साहब अगर हुए तो कुछ भी हो सकता है। तो पेपर वो तो माहिर है, मतलब आदाद शुमार को जोड़ने के, घुमाने के। इकोनॉमिक सर्वे जब हम देख रहे थे तो हर चीज गिरी हुई थी, हर आशारिया गिरे हुए थे सिवाय लाइव स्टॉक के, और लाइव स्टॉक में भी सिर्फ एक आशारिया था जो बहुत बड़ा हुआ था। उसकी वजह क्या थी आपको पता है कि जो हमारा अगर लाइव स्टॉक में जो शेयर है वो 65% के करीब है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर 65% है। तो उन्होंने उसी को वो किया, बस उसमें गधों की उन्होंने मेरे ख्याल में तवातुर से, मैं 51% की जो बात कर रहा हूँ गधों की बात। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि मुल्क में गधे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कम हो रहा है, लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं लेकिन गधे बढ़ रहे हैं लोग, यानी मुल्क में गधे कहाँ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सैलाब तो सारे गाँव से मवेशी बाहर ले गधे हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं, चाइना को करते हैं, हमें करना भी चाहिए, और जो चीज हमारे पास वाफिर मिकदार में होती है वो अब हम एक्सपोर्ट करते हैं। मगर बरकत इतनी है कि हम एक्सपोर्ट करें और कम नहीं हो रहे, बड़े चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जभी तो डॉक्टर कम हो रहा है, इंजीनियर कम हो रहा है, हमारे यहाँ इतनी कोई प्रोफेशनल कम हो रहे सीरियस हैं। टॉपिक की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, असल में जो इसमें भाई थोड़ी हम सी संजीदा है भाई, जिंदगी मौत का मैं मसला है बिल्कुल हमारा। यकीन से मैं कह रहा हूँ संजीदा है आप लोग। जिंदगी मौत का मसला है आपको हमारे। मैं सलमान साहब बात बताऊं कि अब हम सिर्फ इस सिचुएशन पे हंस सकते हैं, क्योंकि अब हम रो रो के भी थक गए, आंसू खुश्क हो गए। आप जाके देखें, गुर्बत ने लोगों की जो है ना हालत खराब कर रखी है। सर लोगों ने कुर्बानी नहीं की है, मुझे बड़े अगर ऑनेस्ट के साथ ही कहना पड़ा, लोगों ने कुर्बानी नहीं की। सलमान जो एक बड़ा वो है ना कि कौमों पे बड़े बड़े सख्त वक्त आते हैं, जंगे अज़ीम होती है, सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है ना, लेकिन लोग निकल जाते हैं। हमारी इस बार जो मसला हुआ है कि लोगों की उम्मीद छिन गई है, और लोगों को इस हुक्मरान शराफिया पे भरोसा नहीं है, उनको इस क़यादत पे भरोसा नहीं है कि वो आपको इस तूफान से निकाल सके। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप करप्शन को कंधे पे बिठाकर आप इस तूफानी दरिया को अबूर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नैबज़दा लोग क़यादत कर रहे हैं इस मुल्क की, जो लोग मेरे ख्याल में जो हर बिजनेसमैन से आप कराची की बात करें वो यही बात करेगा, तशवीश है उसको इस बात पे। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है कि आप जो डार साहब हुए या उनके जो साथी हैं और जो चेहरे हैं वो लोगों का एतमाद बहाल नहीं करा पा रहे। फिर इस मुल्क की एक और बदकिस्मती है कि उसमें देखें ना, नए, मैं समझता हूँ पहली बार मेरी मुलाकात बिल मुशाफा हुई है, वरना मैं तो जो कहते हैं ना नई नस्ल के लोग क्यों नहीं आके इकोनॉमी चला रहे। हम ओल्ड बॉयज़ क्लब में फंसे हुए। इसाक डार 20वीं सदी में भी होते थे वज़ीर ख़जाना, वो 21वीं सदी में भी है, उसकी तीसरी दहाई में भी है। हमारे यहाँ कहते हैं जी 65% लोग जो है हमारे 35 साल की कम उम्र के नौजवान, तो कहाँ है वो नौजवान? आप हम क्यों फंस गए कि जी वही तरीन साहब आएंगे, वही मतलब है हफीज शेख साहब आएंगे, वही 3-4 नाम आ रहे हैं जो मैं 30-32 साल से देख रहा हूँ भाई जर्नलिज्म में, अपनी जर्नलिज्म में, ठीक है ना। तो वाई नॉट न्यू फेसेस? अमेरिका में ओबामा आया, रिटायर हो गया भाई, पुराना हो गया, अच्छा माजी में चले जाते ठीक है ना, उनका फिर कोई ताल्लुक भी नहीं है ना। अच्छा वो लोग खत्म हो जाते हैं। हमारी यहाँ नई लीडरशिप, बरतानिया की लीडरशिप देखें, अब तो भारत की लीडरशिप देखें, नई आ रही है, नए लोग आ रहे हैं ना, नए आ रहे हैं। हमारी किस्मत में मतलब फिल्म लग गई, पिट गई, उसके बाद दोबारा ला रहे हैं उसको, नया सीजन कह के ला रहे हैं। ड्रामे का नया सीजन है, गेम ऑफ थ्रोन है वो। हालांकि गेम ऑफ थ्रोन बड़ी एक सीरियल थी माशाल्लाह। ये लोग तो बेचारे ऐसे नौटंकी है, ये नौटंकी है, तो ये नौटंकी चला रहे हैं हमारे यहाँ। और वही हमारे पास एवेंजर्स से ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर्स हैं। नहीं, आप मेरा ठीक करना है कि बदकिस्मती से हमारे विलन भी अच्छे नहीं है। अच्छा ये एवेंजर्स मेरे बेटे का फेवरेट है, ये ना जाए वहां। मैं कह रहा हूं हमारे विलन भी अच्छे नहीं है, ठीक है। एक होता है ए क्लास विलन, शेक्सपियर का यागो बड़ा विलन होता था ना, हमारे विलन भी बेचारे ऐसे ही है, और हम उनके हाथों ये कौम जो है जलील व ख्वार हो रही है माशाल्लाह। हारून साहब, सर ये बताइएगा, ये उम्मीद की बात आमिर साहब ने की, और ये बड़ी दिलचस्प बात ये है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं भी दे सकते, आप उम्मीद तो दे सकते हैं ना कि आज नहीं तो कल तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे। हम दीन की तरफ भी होते हैं तो अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि दीन की तरफ एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आपकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और यकीन जानिए पिछले 14-15 महीने जो गुजरे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये उम्मीद का जो दामन है ना, ये भी छोड़ दिया हुआ। देखिए, सिर्फ उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जिसके बल पर तामीर नौ हो सकती है, हालात बदल सकते हैं। दुनिया में जितने सुपर अचीवर्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो गुर्बत में, अफलास में, बहुत मुश्किल हालात में परवान चढ़ी। हमारी पे सदी का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था वो बोल नहीं सकता था और सुन नहीं सकता था। अभी 2-4 साल पहले जिसका इंतकाल हुआ है,
अगर उम्मीद बाकी रहती है तो कामयाबी का इम्कान बाकी रहता है। बल्कि कोयलो पायलो तो ये कहता है, जो हमारे ज़माने का शायद सबसे बड़ा लिखने वाला है, कि ज़िंदगी में गलती नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ना नाकामी नाम की कोई चीज़ होती है। ज़िंदगी में सबक होते हैं, अगर आप न सीखें तो कुदरत उसे आपके लिए दोहराती है, उस यानी आपको दोबारा सदमे से दो चार करती है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि फ़लाँ ये कर देगा और फ़लाँ ये कर देगा और फ़लाँ ये इस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी और नवाज शरीफ ये कर देगा और जरदारी ये कर देगा। होगा अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला ने अपनी कायनात इनके हवाले कर दी है जी। कवानीन कुदरत मुअत्तल हो गए हैं। अब देखिए, कोशिश दो चीज़ों से कोशिश की जाती है। एक खौफ फैलाया जाता है, जैसे तालिबान ने किया अफ़गानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। लेकिन वो खौफ फैलाने वाले भूल जाते हैं कि फ़ियर एक ऐसा वेपन है जो बहुत सिलेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। असल चीज़ मोटिवेशन है। खौफ होना चाहिए मुजरम को, कसूरवार को। और दूसरा जो है, मायूसी पैदा की जाती है, जैसे आजकल पैदा की जा रही है, और मीडिया उसमें दिलो जान से शरीक है। वो हो ही नहीं सकता जी, वो ख़त्म हो गई जी, PTI फौत हो गई। वो 70% वोटर 80% हो चुका है बाद शहरों में, आप कहते हैं ख़त्म हो गई। ओ भाई, आप एक चीज़ को ढांप देते हैं, कूड़ा है, आप उसको कालीन के नीचे धकेल दिया तो कूड़ा वहीं है, और हीरा है उसको धकेल दिया तो हीरा भी वहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप विल ऑफ द पीपल को 21वीं सदी में इस तरह ख़त्म कर देंगे? ये दाना लोग हैं। वो 2018 के इलेक्शन होने वाले थे तो एक बड़ा अहम आदमी मुझे मिला, और वो ये अहम आदमी है जिनको हम बड़े दाना समझते हैं, वो ये हमारे जैसे ही होते हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि ये हो जाएगा और फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मैंने कहा, आपके जो लड़के हैं ये कब से अपना हो गए हेनरी किसिंजर कि ये अपना तय कर लेंगे और जो आपके मतलब के नतीजा निकल आएगा और मुस्तहकम अमारत बन जाएगी। तो फिर कुछ दिन के बाद उसने कहा, बात तो आपने ठीक कही थी। मैंने कहा, उस वक्त आप हिजान में थे ना, उस वक्त तो आपको कोई दानाई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम तो गलियों बाज़ारों में फिरते हैं ना, लोगों से अल्लाह के मखलूक से पूछते हैं, भाई आप क्या चाहते हैं? तो अब हम तो गलियों बाज़ारों में फिरते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोग कहते हैं हम वोट देंगे फलां को। अच्छा, अब वोटों की तकसीम भी सारी हो गई। इतने जनाब फैसल वापडा साहब ने कह दिया 40 आज़ाद उम्मीदवार होंगे। वो जो पहले से ही 40 तय हैं, 39 भी नहीं, 41 भी नहीं। जहांगीर तरीन के इतने होंगे, नून लीग के इतने होंगे, जरदारी साहब के इतने होंगे, मौलाना फजलुर रहमान के इतने होंगे। मौलाना फजलुर रहमान अली अमीन गंडापुर से उल्टे लटक जाएं, जीत सकते ही नहीं है। अब आप उसके कागजात मुस्तरद करेंगे, ज़ाहिर है, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये नवाज शरीफ जो है, वो जो बच्ची है तैयबा खानम, उससे नहीं जीत सकते। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, अब महीने में 10 दिन तो मैं लाहौर में ज़रूर गुजारता हूँ, उससे नहीं जीत सकते। आप एक फेयर इलेक्शन कराएं, लेकिन ये फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये कराएंगे जेल इलेक्शन। और जेल साजी से बनी हुई चीज़ कितने दिन चल सकती है जी? ये अपना हो जाएगा वो ये। और दूसरी बात ये देखिए, आजमाइश जो है ना, मुझे एक दफ़ा खान साहब ने ना बड़ी परेशानी में टेलीफोन किया, कहा मैं इतनी मुसीबत में फंसा हुआ, तुम इस्लामाबाद बैठो, मैं लाहौर में हूँ। तो मैं गया, मैंने उन्हें सिर्फ एक फ़िक्र कहा, मैंने कहा हुजूर, मुसीबत अगर कोई बुरी चीज़ होती तो पैगंबरों पे तो ना उतरती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन को तो ना। ये बहुत दिलचस्प। मुसीबत तो कोई चीज़ नहीं है। मसला असल मसला ये नहीं हो, ज़िंदगी में रोज़ाना आपको कोई ना कोई मसला दरपेश होता है। आपका ड्राइवर जो है वो सो गया, सो के उठा ही नहीं, आपने दफ्तर पहुंचना है। कोई छोटे मोटे मसले तो कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। और कुछ नहीं तो बेगम साहब ही नाराज़ हो गई, हाँ जी, कोई साहब ज़्यादा ही नाराज़ हो गया, हाँ जी, कोई आप खुद भूल गए, कोई बहुत गलती कर बैठे, तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर क्या होता है? फिर क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? आपकी तबीयत ख़राब है, आपको पता चलता मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या मुझे कोई टानक ले लेना चाहिए, ठीक है, या ये करना चाहिए। हर मसले का एक हल होता है। पाकिस्तान का पोटेंशियल कितना बड़ा है, 10 गुना तो इसकी एग्रीकल्चर का ही पोटेंशियल है। $2000 बिलियन का मिनिमम मैं कह रहा हूँ, मेरे पास इसकी तफसीलात भी हैं, का पोटेंशियल है।
ठीक है हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मजेदार बातें आप कर रहे थे, लेकिन टाइम की किल्लत है, इसलिए मैं आपको शुक्रिया करूंगा सर। थैंक यू सो मच, ईद के मौके पर आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आमिर ज़िया साहब आप भी आए सर, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। जीशान मर्चेंट साहब भी हमारे साथ मौजूद थे सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।